नमस्कार, बिजनेस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारत और चीन के बीच तनाव की वजह से भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली बढ़ गई है। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 250 अंक लुढ़क कर 38,200 अंक के स्तर पर रहा। वहीं निफ्टी की बात करें तो 60 अंक की गिरावट के साथ 11,250 अंक के स्तर पर है। कल बीएसई 80 अंक ऊपर 38,498 पर और निफ्टी 11,300 के स्तर पर खुला था। मंगलवार को कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 51 अंक नीचे 38,365 पर और निफ्टी 37 अंकों की गिरावट के साथ 11,317 पर बंद हुआ था। मंगलवार को दुनिया भर के बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स 2.25% की गिरावट के साथ 632 अंक नीचे 27,500 पर बंद हुआ था। कोरोना महामारी और लॉकडाउन से चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित रहेगी, लेकिन अगले साल विकास दर की रफ्तार 10% से ज्यादा होगी। अधिकतर रेटिंग एजेंसियों ने दावा किया है कि 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार दिखेगा और रोजगार के मोर्चे पर भी राहत का अनुमान है। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि 2021-22 में भारत अर्थव्यवस्था की विकास दर 11% रह सकती है, जो इसके आगे के वर्षों में औसतन 6% की दर से बढ़ेगी। एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए अपने गिरावट के अनुमान को 2 गुना कर दिया है। पहले जीडीपी में 5% गिरावट का आकलन किया था, जो पहली तिमाही के आंकड़े देखने के बाद बढ़ाकर 10.5% कर दिया है। फोर्ब्स की सबसे अमीर अमेरिकियों की सूची में 7 भारतीय अमेरिकियों को जगह मिली है। इनमें साइबर सिक्योरिटी फर्म जेटस्केलर के सीईओ जय चौधरी 6 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 61वें स्थान पर है। वहीं सिम्फनी टेक्नोलॉजी ग्रुप के संस्थापक और अध्यक्ष रोमेश वाधवानी 3 अरब संपत्ति के साथ 238वें स्थान पर हैं। ऑनलाइन खुदरा विक्रेता कंपनी वेफेयर के सह संस्थापक और सीईओ नीरज शाह 2 अरब की संपत्ति के साथ 299वें स्थान पर। सिलिकॉन वैली वेंचर कैपिटल फर्म खोसला वेंचर्स के संस्थापक विनोद खोसला 2 अरब की संपत्ति के साथ 353वें स्थान पर। शेरपालो वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर कविक्तर राम श्रीराम 2 अरब की संपत्ति के साथ 369वें स्थान पर। विमानन क्षेत्र के दिग्गज राकेश गंगवाल 2 अरब की संपत्ति के साथ ही 369वें स्थान पर और वर्कडे के सीईओ और सह संस्थापक अनिल भूसरी भी 2 अरब की संपत्ति के साथ 369वें स्थान पर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से अगस्त तक यानी 5 महीनों के दौरान कुल मिलाकर 35,445 करोड़ रुपए के 94 लाख भविष्य निधि दावों का निपटारा किया है। कोरोना के कारण लोगों को पैसों की जरूरत को देखते हुए क्लेमों को जल्दी निपटाने का काम चल रहा है। मंगलवार को श्रम मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि चालू वित्त वर्ष की अप्रैल से अगस्त अवधि के दौरान ईपीएफओ ने पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 32% अधिक दावों का निपटारा किया है। वहीं इस दौरान वितरित की गई राशि में भी करीब 13% की वृद्धि हुई है। ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी बाइजू ने सिल्वर लेक और मौजूदा निवेशकों से नया फंड जुटाया है। हालांकि कंपनी ने निवेश से जुड़ी जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया। सूत्रों का कहना है कि नए निवेश से बाइजू ने करीब 3,672 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इससे कंपनी का वैल्यूएशन 69,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। इस साल बाइजू ने निवेश के जरिए करीब 7,000 करोड़ से अधिक का फंड जुटाया है। इसमें टाइगर ग्लोबल और जनरल एटलांटिक ने 1,000 करोड़ का निवेश शामिल है। इसके अलावा 27 अगस्त 2020 को एडटेक यूनिकॉर्न में डीएसजी ग्लोबल ने 900 करोड़ का निवेश किया था। मुकेश अंबानी की टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो में भारी निवेश के बाद अब फेसबुक और अमेरिका के इक्विटी फर्म केकेआर रिलायंस के रिटेल कारोबार में निवेश की तैयारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्यूचर ग्रुप के रिटेल कारोबार के अधिग्रहण हो जाने के बाद अमेरिकी कंपनियां रिलायंस रिटेल में निवेश करने को लेकर दिलचस्पी दिखा रही है। अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की रिटेल सब्सिडियरी रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी खरीद सकती है। दक्षिण कोरिया की कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन अपनी पॉपुलर गेम प्लेयर्स अननोन्स बैटलग्राउंड्स को फिर से भारत लाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पबजी कॉर्पोरेशन ने चीनी कंपनी टेंसेंट से नाता तोड़ दिया है। कंपनी ने एक ब्लॉग में कहा है कि उसने चीनी कंपनी टेंसेंट गेम्स के पब्लिश राइट्स खत्म कर दिए हैं। पबजी के इस कदम के बाद माना जा रहा है कि वह टेंसेंट गेम्स के साथ इन्वेस्टमेंट समेत बाकी रिलेशन भी खत्म कर सकती है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक ने कर्ज की ब्याज दरों में कटौती की है। दोनों बैंकों ने अपनी चुनिंदा अवधि की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट्स में 0.10% तक कटौती की है। इससे न केवल नया कर्ज सस्ता होगा बल्कि मौजूदा ग्राहकों के होम और ऑटो लोन की ईएमआई भी कम हो जाएगी।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र और इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने चुनिंदा अवधि की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट्स में 0.10% तक कटौती की है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र संशोधित दरें सोमवार से लागू हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।